Hello friends, I am Sarpreet and today we will discuss a topic named microorganisms friend or foe. This is my channel Education for All. Education for All का मीनिंग है कि आप ये पढ़ाई जो है वो सबका अधिकार है, ओके। और इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप मेरी वीडियोस की नई नई अपडेट्स लेते रहें। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए जो आपके आसपास 8th क्लास के बच्चे हैं या फिर आपकी मतलब फ्रेंड्स वगैरह उनको 8th क्लास के, उनको शेयर ज़रूर करें। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। ये बायोलॉजी का चैप्टर है 8th का, माइक्रोऑर्गेनिजम्स फ्रेंड और फोए। एनसीईआरटी में ये सेकेंड चैप्टर है। सबसे पहले तो ये सवाल आया, व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो हम देखते हैं अपने आसपास की लाइफ में ज़्यादातर कि प्लांट्स और एनिमल्स हमारे आसपास होते हैं और हमें दिख भी रहे होते हैं हमारी नॉर्मल लाइफ से। बट प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा हमारे आसपास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनको हम देख नहीं पाते, ओके, बट वो हमारी हर जगह पे होते हैं, हर जगह, हाथ पैर मुंह हर जगह पे, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं, ओके। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी जो लाइफ है उसमें क्या रोल प्ले करते हैं। ये हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड मतलब दोस्त, फोए मतलब दुश्मन, यहाँ ये दुश्मन है। इनके हम ये हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो 8th के बेसिस पे सबसे पहले तो अगर आप लिखो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं दे सकते। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को कहते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम इन्हें एक और वर्ड से डिफाइन कर सकते हैं, माइक्रोब्स, ओके। दिस इज MICROBES, माइक्रोब्स। ठीक है, तो मतलब आप कह सकते हो कि वो चीज़ें वो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, या फिर माइक्रोस्कोपिक एनिमल को हम माइक्रोब्स कहते हैं। दिस आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। द फर्स्ट इज bacteria, the second is fungi, the third is protozoa and the fourth is some algae, means कि सभी प्रकार की algae, ओके। तो हम कह सकते हैं कि ये इन चारों ग्रुप्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिवाइडेड किए गए हैं। हालांकि जो वायरस है, वायरस आपने सुना ही होगा, वो भी हम देख नहीं पाते हैं और वो एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल है। ये ज़्यादातर अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है होस्ट बॉडीज में। होस्ट बॉडीज मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे हम हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इन सब में ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, ओके। और इस चैप्टर में अभी इतना ही बताया आपको वायरस के बारे में। वैसे हम देखते हैं कि वायरस से हमें ज़्यादातर डिसीजेज ही होती हैं, ठीक है। वायरस से हमें डिसीजेज होती हैं, बैक्टीरिया से अलग डिसीजेज होती है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, पोलियो जो है वो हमें वायरस से ही होता है। बैक्टीरिया से क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस। इसके अलावा बहुत सारे डिसीजेज हैं जो हमें कभी कभी फंगी से होते हैं, कभी प्रोटोजोआ से होती है, एक्सेट्रा, ओके। तो ये सारी जो डिसीजेज हैं ये अलग अलग होती है। इट मीन्स कि सबका स्ट्रक्चर भी अलग होता होगा। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डिसीजेज वगैरह कॉज होती हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं, ओके। तो द फर्स्ट इज, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहली लाइन में बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह रहते हैं, मीन्स कि ये हर जगह पे रहते हैं। बट हर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अपना एक मॉडरेट टेम्परेचर होता है, मतलब कि इनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है अपने लिए। जैसे हम हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि हम हैं, ठीक है। किसी भी ह्यूमन को कोई बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट में रख दे या फिर बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हो आप कोल्ड वेदर में रख दे, ठीक है, तो क्या होगा, ऑब्वियस है हम मर जाएंगे, है ना। इसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी एक मॉडरेट टेम्परेचर होता है, मीन्स कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गर्मी में रह सकता है वो गर्मी में ही रह सकता है, वो हमारे नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं रह सकता, और जो नॉर्मल टेम्परेचर में रह सकता है वो ठंड में नहीं रह सकता, ओके। तो आपको पता लग गया होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है और हर एक का अलग अलग मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ओके। तो अब देखो,
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी लाइफ में कोई ना कोई रोल तो प्ले करते ही होंगे अगर वो हमारे आसपास रहते हैं ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे हर जगह पे रहते हैं, है ना। जैसे आपने सुना ही होगा कि हर एक चीज किसी रीजन से आती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी किसी रीजन से ही आते होंगे। तो इसके बिहाइंड रीजंस क्या हैं? कुछ तो फ्रेंडली रीजंस हैं और कुछ मतलब अनफ्रेंडली रीजंस हैं, मतलब डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हैं इनकी। तो पहले हम एडवांटेजेस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एडवांटेजेस बता देती हूँ। ये कर्ड और ब्रेड बनाने में मदद करते हैं, ओके। और बाकी आप ये जो एंटीबायोटिक्स खाते हो, वैक्सीन लेते हो, ये सब भी, ओके, ये सब भी इनसे ही बनती हैं, ओके। ये वैसे सॉइल फर्टिलिटी भी बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी मदद करते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, कर्ड ब्रेड कैसे बनते हैं, ये हम भी पढ़ेंगे, ओके। तो अब देखते हैं, इसके अलावा इसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के और भी बहुत सारे फायदे होते हैं, बट अभी मैंने थोड़े से ही बताया आपको, ओके। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि कर्ड और ब्रेड किससे बनता है, ओके। तो सबसे पहले तो कर्ड के अंदर एक बैक्टीरिया यूज होता है, दैट इज लैक्टोबैसिलस, दैट इज LACTOBACILLUS, लैक्टोबैसिलस, ओके। अब देखो लैक्टोबैसिलस क्या करता है, जब वो मतलब दूध के अंदर डाला जाता है, थोड़ा सा दूध के अंदर, मतलब अगर मान लो आप दूध के अंदर डाल देते हो लैक्टोबैसिलस, ये डाल दिया आपने लैक्टोबैसिलस, तो क्या होगा, लैक्टोबैसिलस अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, दैट इज रिप्रोड्यूस करेगा अपने आप को जल्द से ज्यादा। जैसे देखो एक जो है वो 2 में डिवाइड हो गया, 2 जो है वो 4 में डिवाइड हो गया, इस तरीके से वो पूरे दूध में मिल जाएगा, ओके। और बाद में क्या होगा, दूध जो है वो कर्ड में मिल जाएगा, ओके। समझ में आ गया कि कैसे कर्ड बनता है। अब ब्रेड कैसे बनता है, तो ब्रेड एक मतलब स्पेसिफिक प्रोसेस से बनता है, दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, दैट इज कॉल्ड fermentation, that is FERMENTATION, ओके। तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस क्या होता है, देखो जिस प्रोसेस में क्या होता है कि शुगर दैट इज चीनी ना, चीनी को जब हम अल्कोहल दैट इज वाइन, ओके। जब हम चीनी को जब चीनी जो है वो एक यीस्ट नाम का होता है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल यीस्ट, YEAST, यीस्ट नाम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो मतलब क्या करता है, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ओके। शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है और हमें क्या रिलीज करता है, CO2 गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। तो क्या होता है, देखो अब क्या करते हैं, ब्रेड मतलब एक तरीके से आटे से बनता है, उसको रख देते हैं, ओके। उसके अंदर थोड़ी सी शुगर मिला दो, ठीक है, शुगर मिला दो, उसके अंदर थोड़ी सी यीस्ट डाल दो। अब वो क्या करेगा, यीस्ट शुगर को क्या करेगा, मैंने आपको अभी बताया ना, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। बाद में जब वो CO2 गैस रिलीज करेगा, CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड ना, तो ब्रेड जो है वो फूलना शुरू हो जाएगा, मीन्स कि उसके अंदर बबल्स बन जाएंगे। CO2 गैस क्या होगी, जब रिलीज होगी तो वो है ना, जो ब्रेड है उसके जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसके अंदर फिल हो जाएगी, जिस वजह से क्या होगा कि वो ब्रेड फूल जाता है। जैसे आपने इडली देखी होंगी, है ना, ब्रेड देखा होगा, केक देखा होगा, इन सब में ये यीस्ट ज़्यादातर यूज होता है। जैसे ये आप कह सकते हो कि बेकरीज या फिर ब्रूअर्स में यूज होता है, ठीक है। अगला चीज क्या है, अगला है कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है, मैंने आपको भी बताया कि ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटीबायोटिक्स बनाने में भी मदद करता है। बट ये एंटीबायोटिक्स होते क्या है, तो देखो जब एक डिसीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके अंदर आता है, मीन्स कि जैसे देखो ये आपकी ह्यूमन बॉडी है, दिस इज अ ह्यूमन बॉडी, ओके। जब ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, एक मतलब जैसे आप कुछ खा लिए, ऐसा खा लिए जिसके अंदर मतलब वायरस आया हुआ है या फिर कोई भी मतलब कोई डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया हुआ है, ठीक है, तो वो आपके अंदर जाएगा, उसके बाद डिसीज अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, जिस वजह से आपके अंदर बीमारियां आना शुरू हो जाएंगी और आप इल हो जाओगे, मीन्स बीमार हो जाओ, ठीक है। जब आप बीमार पड़ोगे तो फिर क्या होता है, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या करता है, आपको एंटीबायोटिक देता है, ऑब्वियसली एंटीबायोटिक देता है ना। तो एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीबायोटिक अब मैंने आपको बताया ना कि जब डिसीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर आ जाता है
तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो उसके अंदर फाइट करते हैं, उसके साथ फाइट करते हैं। फिर क्या होता है, जब वो उसके साथ फाइट करते हैं तो वो डिसीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरने लग जाते हैं धीरे धीरे करते करते। और एक बंदा अपने आप को कितना तो रिप्रोड्यूस कर लेगा, है ना। आप खाते जाओगे ना एंटीबायोटिक, जितना आपको कोर्स बताया हुआ है, तो उस कोर्स के हिसाब से अगर खाओगे तो आपके अंदर ऑब्वियसली ये सारे के सारे मर जाएंगे। उसके बाद ये बॉडी क्लियर, ओके, तो आप सही हो जाओगे। तो एंटीबायोटिक्स का काम होता है कि वो आपके अंदर डिसीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ फाइट करें और उसके बाद उन्हें मार दें, ओके। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि एंटीबायोटिक क्या होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स को लेते समय कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। सबसे पहली प्रिकॉशन ये है कि ओवरडोज नहीं होनी चाहिए कभी भी एंटीबायोटिक की। ओवरडोज मीन्स जैसे आपको कहा हुआ है कि सुबह और शाम को ही खानी, लेकिन आप दोपहर को भी खा लेती हो एंटीबायोटिक, तो क्या होता है आपके अंदर जो मतलब अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, जो आपकी हेल्प करते हैं आपकी डेली रूटीन में, ठीक है, जैसे जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो भी मरना शुरू हो जाएंगे क्योंकि एंटीबायोटिक फाइट करेगा। अब एंटीबायोटिक अगर रह गया अंदर तो वो किसी ना किसी के साथ तो फाइट करेगा। जब सारे मर गए डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फिर वो किसी ना किसी के साथ तो फाइट करेगा। तो वो आपकी हेल्दी जो आपको मतलब अच्छा फील कराते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ भी फाइट करेगा, उसके बाद उनको भी मार देगा। इस तरीके से ओवरडोज नहीं करनी चाहिए इसलिए, ओके। दूसरा है कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ही कोर्स लेना चाहिए। क्वालिफाइड डॉक्टर दैट इज मतलब MBBS डॉक्टर, ओके। ऐसे डॉक्टर से ही एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए, ठीक है। एंटीबायोटिक को एक तरीके से प्रिजर्व रखना पड़ता है सही जगह पे, ओके। एंड और दूसरा आया वैक्सीन। वैक्सीन बनाने में मदद करता है। तो वैक्सीन क्या होता है, तो वैक्सीन की पहले मैं आपको स्पेलिंग बताऊं तो वैक्सीन की स्पेलिंग है VACCINE, दैट इज वैक्सीन। तो सबसे पहले तो वैक्सीन होता क्या है, तो जब देखो आपने बचपन में सुना होगा कि पोलियो की दवाई नहीं खिलाई उस बच्चे को, उसे पोलियो हो गया, वो मर गया, ठीक है। तो पोलियो एक बहुत गंदी बीमारी होती है, ठीक है। तो इसके लिए वैक्सीन बनाई गई है। दैट मतलब कि वैक्सीन आप कह सकते हो एक तरीके से कि मतलब जैसे आप जन्म लेते हो, ठीक है, जन्म लेते हो मेरे को, अब मैं जन्म ली, ठीक है, मेरे को पोलियो की ड्रॉप्स पिला दी जबकि मेरे को पोलियो था ही नहीं, ठीक है, मेरे को पोलियो था नहीं, लेकिन मेरे को पोलियो की दवाइयाँ पिलाई। क्यों? ये इसलिए होता है क्योंकि देखो मतलब ये जो पोलियो की जो दवाइयाँ ये आपके शरीर में हर वक्त चलेंगी, ठीक है। और बाई चांस अगर मान लो आगे जाके आपके अंदर पोलियो का वायरस आ गया, ठीक है, जो वायरस पोलियो फैलाता है वो आ गया, तो क्या होगा, वो जो आपको पोलियो की दवाइयाँ खिलाई थी वो जाग उठेंगी। जैसा आप कहते हैं ना कि जैसे शेर जाग उठता है, ठीक है, वैसे ही कह सकते हो कि अंदर से जाग उठेंगी और वो आपकी जो पोलियो का जो वायरस अंदर आया उसके साथ फाइट करेंगी, तो उसके बाद उसे खत्म कर देंगी। तो इसलिए वैक्सीन बचपन में ही पिलानी चाहिए बच्चों को पोलियो की, ओके। इसे ही कहते हैं वैक्सीन, आप समझ गए होंगे, ओके। इसके बाद आया सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करता है बाय डीकम्पोजिशन ऑफ प्रोसेस, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डीकम्पोजिशन का प्रोसेस करता है। आपने सुना ही होगा कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो क्या करता है, वो डीकम्पोज हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ सर्टेन बैक्टीरियाज या फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो वो मतलब वो भी माइक्रोस्कोपिक एनिमल ही है, डेट इज कि वो भी इन द कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक तरीके से डीकम्पोजिशन के प्रोसेस से सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। दैट इज कि वो क्या करते हैं कि जो वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, और मतलब जैसे आप फ्रूट पिल्स फेंकते हो वो सब वेस्ट को क्या करता है, मैन्योर में चेंज कर देगा। मैन्योर ऑब्वियसली आपको पता है कि सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करने में मदद करता है, ओके। तो ये था पार्ट 1, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप पार्ट 2 चाहते हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ओके। तो इस तरीके से अब मैं आपको मैं वीडियो भेजती रहूँगी, ओके। और प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड कमेंट इट, ओके। स्टे होम, स्टे सेफ।